दोस्तों इस मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप के ऊपर नॉर्थ अमेरिका है और नीचे है साउथ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में मौजूद ये देश है यूएसए। ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मौजूद मर्चेंट शिप या यूएसए के नेवल शिप और वॉरशिप को पैसिफिक ओशियन में जाने के लिए साउथ अमेरिका के नीचे से होते हुए बहुत ही लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जो कि लगभग 10 से 12,000 किलोमीटर। और इतनी लंबी दूरी को तय करने में बहुत ज़्यादा समय और फ्यूल खर्च होता था। इसीलिए अमेरिका पनामा सिटी के पास गटून लेक से होते हुए एक नहर को बनाता है, जिससे समय और फ्यूल दोनों की बचत होती है। और इस नहर को नाम दिया जाता है पनामा कैनाल। Glad you're streaming with us. Well, low water levels at the Panama Canal are... This large backlog of ships is piling up outside the Panama Canal. The Panama Canal is a lifeline for global trade, and now it's facing one of its most challenging periods. The Panama Canal, one of the world's busiest maritime trade passages. The Panama Canal. 1534 ईस्वी में स्पेन के राजा और रोमन एम्पायर के राजा चार्ल्स V सबसे पहले पनामा कनाल के कंस्ट्रक्शन का प्लान बनाते हैं। इस नहर को बनाने का मेन रीजन होता है स्पेनिश ट्रेडर्स और मिलिट्री को पोर्टुगल से बेहतर वाटरवे प्रोवाइड कराना, ताकि वो इसका फायदा उठा सके। स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल इंटरेस्ट की इंपॉर्टेंस और दोनों नए खोजे गए कॉन्टिनेंट्स के बीच मौजूद पनामा स्ट्रेट की कम चौड़ाई के बावजूद यहाँ ट्रेड रूट बनाने का प्रयास स्कॉटलैंड के द्वारा किया जाता है। और खराब इन्वायरमेंटल कंडीशंस और एसिमेट्री ऑफ हाइट के कारण 1700 में लगभग इसे बंद ही कर दिया जाता है। दोस्तों दरअसल डेरियन स्कीम एक असफल कोशिश थी, जिसमें स्कॉटिश लोग 17वीं सेंचुरी के लास्ट डिकेड में पनामा के इस्थमस पर एक कॉलोनी और बिजनेस प्लान एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। इस प्लान का मेन पर्पस था पनामा के इस्थमस के सबसे पतले हिस्से पर एक ट्रेडिंग पोस्ट और कॉलोनी बनाकर अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के बीच ट्रेड और बिजनेस को बढ़ावा देना। इस प्लान को 1690 में सजेस्ट किया जाता है और इसका मेन गोल होता है कि डेरियन में एक स्कॉटिश कॉलोनी एस्टैब्लिश कर इंग्लिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनीज के ट्रेड का विरोध किया जाए। इसी पर्पस के लिए बनाई गई द कंपनी ऑफ स्कॉटलैंड ट्रेडिंग टू अफ्रीका एंड द इंडीज जनता के सामने इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव रखती है। 1698 में लगभग 1200 स्कॉटिश लोग डेरियन के लिए सी जर्नी पर निकलते हैं, लेकिन उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बीमारी, दुश्मनों से भरी स्पेनिश सेना और भी कई प्रॉब्लम्स आते हैं। डिफिकल्टीज और लैक ऑफ सपोर्ट के कारण ये कॉलोनी असफल रहती है और इससे लगभग सभी कॉलोनी वाले मारे जाते हैं। डेरियन स्कीम से आए इकोनॉमिक लॉस बड़े थे, जिससे स्कॉटिश इकोनॉमी पर गंभीर असर पड़ता है। इससे कंपनी ऑफ स्कॉटलैंड बैंकरप्ट हो जाती है और साथ ही 1707 के यूनियन एक्ट्स को प्रभावित करके इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर एक अकेला राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन बना दिया जाता है। 1855 में विलियम केनिस नाम का एक इंजीनियर जो यूनाइटेड स्टेट की सरकार के लिए काम करता था, वो इस इलाके का सर्वे करता है और रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। फिर 1877 में सुएज कैनाल की कंस्ट्रक्शन अचीवमेंट्स को देखकर आर्मंड रेकलस, जो कि एक फ्रेंच आर्मी ऑफिसर था, वो और लूसियन नेपोलियन नाम का एक और इंजीनियर दोनों मिलकर नहर के कंस्ट्रक्शन रूट का सर्वे करते हैं। जनवरी 1, 1881 को फ्रेंच इंजीनियर फर्डिनेंड दे लेसेप्स के लीडरशिप में इस एरिया में प्रपोज्ड कैनाल के कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों फर्डिनेंड दे लेसेप ही वो इंसान था जिसके लीडरशिप में सुएज नहर को बनाया जाता है। पनामा कैनाल को बनाने का काम जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज के बगैर शुरू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इस कैनाल को बनाने में बहुत सी अड़चनें आती हैं। यहाँ के एक्सट्रीम ट्रॉपिकल कंडीशंस और हद से ज्यादा मच्छरों के कारण 22,000 वर्कर्स की जान चली जाती है। अल्टीमेटली 1889 में पनामा कैनाल को बनाने की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई थी, वो कंपनी ही बैंकरप्ट हो जाती है और फर्डिनेंड दे लेसेप्स के बेटे चार्ल्स दे लेसेप्स को फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की वजह से 5 सालों के लिए कैद कर लिया जाता है। दोस्तों दरअसल फर्डिनेंड दे लेसेप्स की कंपनी के बैंकरप्ट होने का कारण था पनामा स्कैंडल, जिसे पनामा अफेयर भी कहा जाता है। ये एक बड़े पैमाने पर करप्शन और फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन का मामला था, जो बिजनेस और पॉलिटिकल फिगर्स को अफेक्ट करता है। ये घोटाला 1892 में एक्सपोज किया जाता है एक न्यूज़पेपर ले टेम्स के द्वारा, जब न्यूज़पेपर कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स के ऑफशोर बैंक अकाउंट के बारे में खुलासा करता है। इस घोटाले के मेन की फिगर्स में फर्डिनेंड दे लेसेप्स के बेटे चार्ल्स दे लेसेप्स और फाइनेंशियल कॉर्नेलियस हर्ज और जैक्वस दे रेनैक्स शामिल होते हैं। इन लोगों पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि इन्होंने पनामा कैनाल कंपनी के शेयर्स को मैनिपुलेट किया है और प्रॉफिट कमाने के लिए फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज भी की हैं।
एज अ रिजल्ट ऑफ द स्कैंडल बहुत से नियमों और कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप उभरते हैं और जो लोग भी इस स्कैंडल में मुलव्विस थे उन सभी पर लीगल एक्शंस भी लिए जाते हैं। ये घटना सिग्निफिकेंट थी। ये फाइनेंशियल और पॉलिटिकल करप्शन के एग्जाम्पल में से एक होता है और ये 19वीं सदी के एंड में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को प्रभावित करने के साथ बिजनेस और पॉलिटिक्स में करप्शन के प्रति पब्लिक परसेप्शन को भी अफेक्ट करता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उस कंपनी को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद एक नई कंपनी आती है जिसका नाम था कंपनी नोवेले डू कनाल दे पनामा। ये भी अपनी पूरी एफर्ट लगाती है इस कैनाल को बनाने में, पर इसके प्रयास भी असफल होते। बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट कोलंबियन गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है और उस पूरे एरिया को एक्वायर कर लेती है जो कि उस समय कोलंबियन गवर्नमेंट के अंडर में था। 1904 में अमेरिकन इंजीनियर्स पनामा कैनाल को बनाने का काम शुरू कर देते हैं जिसमें 3 लॉक्स होते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कैनाल में लॉक्स का क्या काम होता है। बेसिकली इन लॉक्स का काम होता है नहर में वाटर लेवल को कंट्रोल करना। लॉक्स नहर के डिजाइन में पानी के लेवल को रेगुलेट करने के लिए यूज होती हैं ताकि शिप्स को एक रिवर या ओशन से दूसरे रिवर या ओशन में इजीली भेजा जा सके। पनामा कैनाल दुनिया का एकमात्र कैनाल है जहां अगर किसी शिप को कैनाल के एक साइड से दूसरे साइड में जाना होता है तो उस शिप का कैप्टन शिप का सारा कंट्रोल पनामा कैनाल के स्पेशलिस्ट कैप्टन को दे देता है। पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में बनी इस नहर से गुजरने के लिए हजारों टन भारी शिप को लॉक में पानी भरकर 85 फीट ऊपर उठाया जाता है। पूरे लॉक सिस्टम को पार करने के लिए पहले शिप को सबसे निचले लॉक में लाया जाता है, फिर लॉक को बंद करके उसमें पावरफुल पंपों की मदद से पानी भरा जाता है जिससे शिप ऊपर उठने लगता है। इसके बाद भारी और बेहद ही ताकतवर लोकोमोटिव इंजन शिप के साइड को टकराने से बचाते हुए खींचकर दूसरे लॉक में ले जाता है। फिर दूसरे लॉक में भी सेम प्रोसेस को दोहराया जाता है। तीनों लॉक्स के जरिए ऊपर उठने के बाद शिप मीठे पानी के गाटून लेक से गुजरता है। दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद शिप को फिर से उसी प्रोसेस द्वारा 85 फीट नीचे ओशन में उतार दिया जाता है और ये सभी काम कंप्यूटराइज सिस्टम की मदद से होता है। दोस्तों काफी एक्सटेंसिव स्टडी और इन्वेस्टमेंट के बाद अमेरिकन इस प्रोजेक्ट को 1914 में पूरा कर लेते हैं। पनामा कैनाल को बनाने के लिए यूएस गवर्नमेंट उस समय $375 मिलियन खर्च करती है जो कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने पर होते हैं 31 अरब 20 करोड़ 7,50,000 रुपए और करंट टाइम में ये अमाउंट होता है $8.6 बिलियन और इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने पर ये होते हैं 715 अरब रुपए। दोस्तों उम्मीद है हमारे इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा या कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।